तो आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र एक परिचय का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के साधारण का अध्ययन है। तो किसका अध्ययन है? तो अर्थशास्त्र हम समझ सकते किससे होगा? व्यवसाय का। किसका है? व्यवसाय का अध्ययन है। फिर अर्थशास्त्र दृष्टिगत सत्य के आविष्कार करने का है। तो किसका? इंजन का। नेक्स्ट, प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को क्या माना है? तो वास्तविक विज्ञान माना है। वास्तविक विज्ञान माना है। ठीक है। फिर आता है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त का दूसरा नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। अब अर्थशास्त्र और दोनों है, तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र कला भी है और विज्ञान भी है। तो अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है। तो हिंदू अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है डॉक्टर M.G. बोकरे। और अर्थशास्त्र का विभाग नहीं है, तो इसमें से कौन सा अर्थशास्त्र का विभाग नहीं है? तो देखो, उपभोग होगा, राजस्व होगा, वितरण होगा, लेकिन इच्छा नहीं होगा, इसलिए ये नहीं है। तो अर्थशास्त्र का विभाग कौन सा? नहीं, ये है। फिर नेक्स्ट आपका एडम स्मिथ की पुस्तक प्रकाशित हुई थी। एडम स्मिथ की पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1776 में। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो वास्तविक विज्ञान है। फिर नेक्स्ट है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कब लिखी थी? तो शासन विधि संचालन के लिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ये आपकी सही जोड़ी है और इस सही जोड़ी आपकी पूछी जाती है। इसमें पहला क्या है? धन का शास्त्र। तो धन का शास्त्र क्या कहलाएगा आपका? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र जनक बोलेंगे या कुछ भी बोले तो ये एडम स्मिथ। आचार्य चाणक्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। उपयोगिता में वृद्धि के लिए हम उत्पादन बढ़ाते हैं। कल्याण संबंधी परियोजना, तो क्या होगा? प्रोफेसर मार्शल। और दुर्लभता संबंधी परिभाषा, ये हो जाएगा प्रोफेसर रॉबिन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का अर्थ है। तो अर्थशास्त्र दो शब्दों अर्थ प्लस शास्त्र के योग से बना है। अर्थ से आशय धन एवं शास्त्र का अर्थ विवेचना से होता है। इस प्रकार धन की विवेचना करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहेंगे। शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पर अर्थशास्त्र घर या परिवार की आवश्यकताओं की व्यवस्थित कला है। ठीक है। और ये पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का अर्थ बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों ही स्पष्ट कीजिए। अर्थशास्त्र के अध्ययन हेतु सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान का होना भी आवश्यक है। सैद्धांतिक ज्ञान विज्ञान से एवं व्यावहारिक ज्ञान कला से प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला का सुंदर समन्वय है और विज्ञान को कला की तथा कला को विज्ञान की आवश्यकता होती है। इसीलिए अर्थशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों माना गया है। ये हमने अभी जस्ट ऑब्जेक्टिव भी करा था। अब प्रोफेसर चैपमैन के अनुसार अगर देखें तो प्रोफेसर चैपमैन के अनुसार अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में आर्थिक विषयों के वास्तविक रूप का अध्ययन करता है। तो आदर्श विज्ञान के रूप में बताता है कि आर्थिक विषय किस प्रकार के होना चाहिए, और कला के रूप में यह उपायों की खोज करता है जिनके द्वारा आवश्यक लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं। यह गरीबी, बेकारी जैसी सामाजिक बुराइयों का कारण, परिणाम और उन्हें दूर करने के उपाय भी बताता है। अतः विज्ञान एवं कला दोनों है। तो आपको अगर छोटा करना है, बहुत सारे छोटे करने, तो आपको यहाँ से अर्थशास्त्र के अध्ययन हेतु सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान का होना भी आवश्यक है। और सैद्धांतिक ज्ञान विज्ञान से, व्यावहारिक ज्ञान कला से प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला का सुंदर समन्वय है और विज्ञान को कला की तथा कला को विज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए अर्थशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों माना गया है। यहाँ तक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र की सीमाएं। अर्थशास्त्र में जिन बातों का अध्ययन किया जाता है वो उसकी सीमाएं हैं।
प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र की सीमाएं निम्नलिखित है। सबसे पहले साधारण सामाजिक व्यक्तियों का अध्ययन। अर्थशास्त्र में सामाजिक व साधारण व्यक्तियों का ही अध्ययन किया जाता है, असामान्य व्यक्तियों का अध्ययन नहीं। जैसे साधु, सन्यासी, चोर, कंजूस व्यक्तियों का अध्ययन इसमें नहीं किया जा सकता क्योंकि ये असामान्य है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। अर्थशास्त्र में केवल साधारण मनुष्यों की आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, अनार्थिक क्रियाओं का अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जा सकता। विज्ञान एवं कला दोनों है, अर्थशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों ही माना जाता है। सामाजिक नियम। आर्थिक नियम वैज्ञानिक नियमों की तरह सभी स्थान तथा सभी परिस्थितियों में मान्य नहीं होते। मानवीय क्रियाएं। अर्थशास्त्र में केवल मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अन्य जीवधारियों का नहीं। वास्तविक व्यक्ति। अर्थशास्त्र में केवल वास्तविक व्यक्ति की क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, काल्पनिक व्यक्तियों की क्रियाओं का नहीं। तो ये कुछ अर्थशास्त्र की सीमाएं बताई गई है, तो आप इसको भी एक बार देख लें। उसके बाद एक और आपको दे रखा है ये वाला क्वेश्चन, प्रोफेसर मार्शल तथा रॉबिन्स की परिभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको खाली एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो अच्छे से आपको याद करना है। प्रोफेसर मार्शल और रॉबिन्स इन दोनों अर्थशास्त्रियों की परिभाषा में निम्न है। सरलता। तो प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा सरल है, यह आसानी से समझ में आ जाती है, और रॉबिन्स की परिभाषा जटिल एवं क्लिष्ट है, कठिन शब्दों के प्रयोग के कारण इसे समझने में कठिनाई आती है। आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाएं। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य की केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, और प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य की समस्त क्रियाओं आर्थिक एवं अनार्थिक दोनों का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्र। प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सिर्फ सामाजिक मनुष्यों को सम्मिलित किया, और प्रोफेसर रॉबिन्स ने सामाजिक एवं समाज से बाहर रहने वाले दोनों प्रकार के मनुष्यों को अर्थशास्त्र के अध्ययन से सम्मिलित किया। प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों माना, और प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को सिर्फ वास्तविक विज्ञान माना। उनके अनुसार कला का अर्थशास्त्र से कोई संबंध नहीं है। फिर दृष्टिकोण देखें, तो दृष्टिकोण प्रोफेसर मार्शल का दृष्टिकोण आदर्शवादी था और इनका दृष्टिकोण यथार्थवादी था। व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा व्यावहारिक अधिक है, और प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा सैद्धांतिक अधिक है। नेक्स्ट है सांख्यिकी के जन्मदाता कौन थे। तो सांख्यिकी के जन्मदाता थे आपके गोटफ्राइड आकेनवाला थे। और सांख्यिकी शब्द प्रथम बार उपयोग किया गया था, कब किया गया था? तो 1749 में किया गया था। समंक से आशय है, तो समंक जो होता है वो आपका समंक और सांख्यिकी विधियां दोनों को बताता है, इसलिए समंक कहलाता है। नेक्स्ट, सांख्यिकी का अर्थ है, तो सांख्यिकी से आशय ऐसे तथ्यों एवं सूचनाओं से है जिनमें संख्या संबंधी तथ्य होते हैं। सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती। पर हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सभी संख्यात्मक विवरण सांख्यिकी नहीं होते हैं। अभी हमने संख्यात्मक सांख्यिकी देखी, अब हम विवरणात्मक सांख्यिकी को समझेंगे। तो विवरणात्मक सांख्यिकी से आशय सांख्यिकी की उन विधियों से है जिनका प्रयोग आंकड़ों संकलन, प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण के लिए किया जाता है। ये समंक पहले से ही प्राप्त होते हैं और केवल ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुविधानुसार निदर्शन को समझाइए। इस विधि में इकाइयों को चुनने के लिए अनुसंधानकर्ता कोई निश्चित पद्धति नहीं अपनाता, अभी तो अपनी सुविधानुसार इकाइयों का चुनाव कर लेता है। यह पद्धति सर्वथा अवैज्ञानिक और ऐसे निदर्शन पर आधारित निष्कर्षों के समग्र पर ठीक उतर सकने की संभावना संदिग्ध रहती है। और इस एक क्वेश्चन है देव निदर्शन विधि की मान्यताएं बताइए। तो न्यायदर्श की इकाइयों का चुनाव निष्पक्षता से हो, न्यायदर्श की इकाइयों का चुनाव परस्पर स्वतंत्रता से हो, और समग्र की प्रत्येक इकाई को न्यायदर्श में सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त हो, और न्यायदर्श के चयन के पश्चात उनमें परिवर्तन न हो। यह हमने अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। और अगर आपको इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर चाहिए तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।